Hello friends and hello aspirants. Welcome to Taxila School of Civil Services and welcome to in this video. And in this video friends, we are going to discuss a new topic that is anti-defection law. So first of all, we'll have to understand that this topic is related to Indian polity, okay, and governance also we can say. And then most important thing, why we are going to discuss. Basically there is a news, okay, news from the you can say our apex court, Supreme Court. सो बेसिकली फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोग बात करते हैं, न्यूज क्या है कि उन्होंने जो है आपको पार्लियामेंट को बोला है कि भाई एक आपको एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि एंटी डिफेक्शन में क्या होगा कि जो आपका डिसीजन लेना है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो है आपको लेना होता है। और इन द एंटी डिफेक्शन लॉ देयर इज नो प्रोविजन फॉर यू कैन से टाइम फ्रेम कि कितने टाइम के अंदर जो है आपको लेना होगा डिसीजन। खास करके अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखोगे कि जो अभी का जो मैं रिसेंट न्यूज बता रहा हूं इट इज रिलेटेड टू तेलंगाना, जो आपका गवर्नर जो बीआरएस के जो 10 जो आपके जो मेंबर थे, एमएलए थे, उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था 2024 में। लेकिन अभी तक जो है तेलंगाना में आपका क्या हुआ है कि कोई भी डिसीजन जो है नहीं लिया गया। सो दैट्स व्हाई कि वी कैन से ना कि सुप्रीम कोर्ट गिव एडवाइस एंड आल्सो सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द रोल ऑफ द गवर्नर। So now for us we'll have to understand the you can say now meaning. First of all you can say defection. Defection means what? Change the party, okay? And then also we can say कि if you talk about anti defection means जो अगर आप पार्टी ज्वाइन करोगे उसको रोकने का प्रोविजन। ये जो प्रोविजन है ना वो 1967 में आपका एक जो है कहावत, जो प्रोवर्ब था वो आपका फेमस हुआ था, आया राम गया राम। तो एक चौधरी जी थे, ठीक है, उन्होंने जो है एक दिन में 24 घंटे के अंदर 3 बार पार्टी उन्होंने चेंज किया था। वहीं से ये फ्रेज जो है आपका आया राम गया राम जो है वो आपका जो है शुरू हुआ और फेमस हुआ। देन हुआ क्या, तो थोड़ा सा अगर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं तो हम लोग को जो यहाँ समझना है कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, बेसिकली कि इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन का प्रोविजन जो है आपका ऐड हुआ। By this amendment act 10th schedule was added in Indian constitution. 10th schedule was added in constitution, okay? आपको और इसी ये 10th schedule में प्रोविजन है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, okay? So what are the things? Let's discuss and let's try to understand, okay? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करोगे, मैंने आपको बताया था कि जो 10th शेड्यूल है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो आपका ऐड हुआ बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ओके? एंड इसका एम क्या था? इट वाज एम्ड एट कर्विंग यू कैन से रैम्पेंट पार्टी स्विचिंग बाय लेजिस्लेटर। दैट मींस मेंबर चुन के आए, उनको लालच दे दिया जाता था कि यू कैन बिकम यू कैन से ना मिनिस्टर, वो क्या कर देते, अपने पार्टी को ही चेंज कर देते थे। जिस सिंबल पे चुन के आए, जीत के आए, उसी को चेंज कर देते थे, ठीक है? तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसका जो मेन एम था कि अगर जो पार्टी चेंज होता है, ठीक है, स्विचिंग जो होता है उसको रोकना, ठीक है? और स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, बेसिकली फॉर स्टेबल गवर्नमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबल गवर्नमेंट, फॉर कंटिन्यूटी, ओके? सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक मैंडेट्स, डेमोक्रेटिक मैंडेट्स को प्रिजर्व करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपका आया था। एंड एक चीज हम लोग ये भी कहते हैं ना, जो मैंने बताया था फेमस आया राम गया राम जो है आपका 1967 की अगर हम लोग बात करते हैं, या आपको जो कहते हैं ना जो अगर हमें ध्यान में रखना है कि पहले क्या होता था कि पार्टी स्विचिंग बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, ग्रीडीनेस, जो लालच के चक्कर में, ठीक है, तो लालच के चक्कर में जो है ये आपका इतना होता था कि जिससे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाती थी, ठीक? सो अगर हम लोग बात करते फॉर गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, फॉर यू कैन से ना यू कैन से प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेटिक मैंडेट्स, दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एंड सो एंटी डिफेक्शन लॉ का मेन एम ही क्या था, स्टेबिलिटी को मतलब बनाना, साथ ही में डेमोक्रेटिक जो मैंडेट्स है उसको मैंडेट करके रखना, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर डिस्कस करते हैं, ठीक है, कुछ चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसमें क्या आपके जो हम लोग कहते हैं ना कि प्रोविजंस है। इफ यू टॉक अबाउट कि इन एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके, दे आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग। अगर कोई मेंबर अपने आप से छोड़ता है तो भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आ सकता है,
ठीक है। और अगर एक चीज और भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, या अगर मेंबर व्हिप को नहीं मानता है या पार्टी के डायरेक्शन को नहीं मानता है, ओके, सो देन also they can comes under the anti-defection law. They can comes under the anti-defection law. Okay, and but there is also, you'll have to understand कि there is a exception. Exception क्या है कि पहले था आपका split. अगर 1/3 मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होते थे, ठीक है, 1/3 मेंबर था पहले, 1/3, ओके, स्प्लिट वर्ड था, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। एंड अगर हम लोग बात करते हैं, पहले क्या था कि आपका स्प्लिट था कि आपका 1/3 मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होते हैं या नए पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो आपका क्या हो सकता था, वो एंटी डिफेक्शन में नहीं आते। तो पहले क्या हुआ, सिंगल जो है आपका एंटी डिफेक्शन होता था। अब क्या होने लगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद जब तक 1/3 रहा, थॉक में, होल जो हम लोग कहते हैं, मतलब थॉक में होने लगा। पहले रिटेल में होता था, अब थॉक में जो है आपका होने लगा। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो पढ़ते हैं उसी में जो ये पूरे कहते हैं होल में, जो है हॉल में आपका होने लगा, दैट मींस थॉक में जो है होने लगा। तो अब क्या हुआ कि एक्सेप्शन में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, ओके, ये 2003 का। एंड स्प्लिट वर्ड वाज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय द मर्जर, ओके। मर्जर में क्या हो गया, मर्जर में 2/3, अगर अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है, 2/3 मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होते हैं या प्लीज ध्यान में रखिएगा, नया पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो क्या होगा कि आपका एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आएगा। सो अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ हु कैन टेक द डिसीजन? अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन टेक द डिसीजन, स्पीकर, ओके। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या आपका जो है जुडिशियल जो आपका ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है, एक केसेस जो है वो है आपका किहोटो होलोहन, ओके, किहोटो होलोहन जो केस है ये आपका 1992 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजन थे उसको लीगल बताया, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर स्टेबल गवर्नमेंट को लेकर के। फिर एक जी विश्वनाथन वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली का केस है 1995 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया क्या कि स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैज द पावर to decide on cases of defection and the decision of speaker is final and cannot be challenged in any court of law. And then after that Ravi S Naik versus Union of India 1994, इसमें क्या हुआ, स्पीकर सुप्रीम कोर्ट, इन दिस केस द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द रिलेवेंट लेजिस्लेटिव बॉडी कैन डिस्क्वालीफाई एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिफेक्शन। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ हु विल टेक द डिसीजन? So presiding officer will take the decision. Okay, so this is important. Now, what are the features of the bill? We should try to understand. If we'll talk about the features, so it talks about the disqualification on ground of defection. Okay, so legislator जो है, ये political party के जो members हैं, ठीक, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर वो वॉलंटली, शुरू में मैंने आपको बताया, रिजाइन दे दे, ठीक है, अपने पार्टी को छोड़ दे, या विप को जो है ना माने, वोट्स जो है ना करे, दैट मींस पार्टी के ऑर्डर को ना माने, सिंपल अगर कहेंगे। एंड मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अगर उसने प्रायर परमिशन ले लिया अपने पार्टी से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट मेंबर जो आपके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इफ दे ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड टू द हाउस, ओके। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर जो है अगर आपका जीतता है और फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा, सो देन दे कैन डिस्क्वालीफाई, ओके। देन नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए भी प्रोविजन है कि दे कैन बी डिस्क्वालीफाई इफ दे विल ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months। अगर नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपका क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दैट मींस क्या, नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो डिसीजन होगा वो आपका किसके पास होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो राज्यसभा की बात करेंगे चेयरमैन, लोकसभा की बात करेंगे स्पीकर, अगर आपका स्टेट में देखेंगे इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सो स्पीकर, इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन, ओके। दीज आर द थिंग्स। कुछ और भी चीजें हैं, क्या ऑब्जेक्टिव था, मैंने बताया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, okay, कि prevents government collapse due to party shifts. So that means to maintain stability, then to maintain electoral mandate, upholds, okay, voter choice by discouraging party switching,
and then discipline to ensure adherence, you can say now, to maintain party discipline. Okay, and then to deter, you can say, defection motivated by personal gain, that means to control the corruption also, जो लालचपन था उसको भी कंट्रोल करना हम लोग कहते हैं. ठीक है, डन. लेकिन आप लोग को यह भी ध्यान में रखना है, एंटी डिफेक्शन के अलावा और भी डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में. तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे आर्टिकल 102 क्लॉज 1 फॉर बिकमिंग एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 फॉर बिकमिंग एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे? तो देखिएगा, अगर कोई भी पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हेल्ड करता है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड है, ठीक है, और डिक्लेयर होता है कोर्ट के द्वारा, तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. अगर वो इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज हो गया, कर्ज नहीं चुका पाया, ठीक है, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. अगर नॉट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक नहीं है और किसी गलत तरीके से नागरिकता ले लिया है, तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है. एंड एनी अदर डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट कोई लॉ के द्वारा और कोई आपका डिस्क्वालिफिकेशन का लॉ बनाती है, तो उससे भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. दैट मींस एंटी डिफेक्शन के अलावा जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्क्वालिफिकेशन का आपका प्रोसेस जो है आपका दिया है. सो हियर इज द मेन क्वेश्चन, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट यू कैन, कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज डिफीटिंग द पर्पस ऑफ व्हाट इट वाज मीन टू अचीव, critically analyze. Okay, critically analyze. So just try to, you can say now, okay, write down. Okay, so if you'll talk about the objectives, of course there is an objective, but there is a criticism of anti-defection law is also. What are the criticism? If you know, you can comment, but I'm going to tell you the few points. It is against the freedom of speech and expression. Okay, कि ठीक है, आप एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण जो आपका इंडिविजुअल का जो भी एक्सप्रेशन है नहीं वो एक्सप्रेस कर पाएगा. आप पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे आप उसे जबरदस्ती वही करना होगा जो पार्टी आपकी बोलेगी. ओके, देन आफ्टर दैट आल्सो वी कैन से कि ऑफ कोर्स देयर इज यू कैन से ना देयर इज नो क्लियर टाइम फ्रेम फॉर द, यू कैन से, कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि विद इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी मंथ्स दे कैन टेक डिसीजन. Okay, there is no clarity for, you can say na, कि time taking, or you can say no clarity for decision. Okay, decision making. And then according to me, you can say कि presiding officer is the ultimate, okay, ultimate for taking the decision. Okay, there is no, you can say na, suggestion or advice from election commission of India. So that's why these things are important. हाँ, maybe कि you can say कि party member cannot raise the, you can say, local issues. Maybe जो उसके पार्टी बोले ना नहीं करना है. Okay, so these are the criticism also. So I hope so कि this topic anti-defection law will be helpful for you and you will be able to understand. And if this video will be helpful, okay, you can like this video and you can share this video with your friends also, and you can subscribe our channel for getting a new update. So if you face any hurdle, okay, challenges, you can comment and we'll try to reply you as soon as possible. Thank you so much. All the best. May God bless you.